नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। LT, DSSB, RPSC, TGT, PGT, नेट JRF, चाहे जिस भी राज्य की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, सभी के लिए हमारी ये जो श्रृंखला है महत्वपूर्ण है। डे 8 में हम बात करेंगे, यानी 8वें लेक्चर में हम विद्यापति और अमीर खुसरो की चर्चा करेंगे। तो वर्तमान समय में हम अभी आदिकाल के अंतिम पड़ाव पे हैं और इसके बाद में हम भक्तिकाल को प्रारंभ करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, विद्यापति अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ प्रश्न अवश्य आता ही रहता है। तो हम बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे जिसके द्वारा आपको ये याद करना भी आसान हो और याद बनाए रखना भी आसान हो। चलिए बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं इस पूरी श्रृंखला को। पुरुष कहानी हौ कहो जसु पत्थावय पुण्य, विद्यापति के किस ग्रंथ से लिया गया? सभी इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली, शैव सर्वस्व सार। तो ये ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया, ये ग्रंथ इनका मैथिली का है। ये ऊपर वाले जो दोनों ग्रंथ हैं ये अपभ्रंश या अवहट्ट के रूप में जाने जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन। अगर भाषाई चर्चा करें तो इस भाषा के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि ये कौन से ग्रंथ में होना चाहिए। ठीक है, पुरुष कहानी, तो जहां पे कहानी आ जाएगा, अगर हम पश्चिमी हिंदी की चर्चा करें या मानक भाषा की चर्चा करें तो आता है कहानी, और कहानी में अगर णी आ गया है तो ये जुड़ा हुआ है राजस्थानी से। ठीक है, और इसी को हम अपभ्रंश भाषा भी कह सकते हैं जो इसमें कहानी शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये दो में से ही हो सकता था। तो हमारे पास में विकल्प चुनाव की जो परंपरा है उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, ताकि हमारे लिए बेहतर हो सके। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अगली पंक्ति इसकी है कि चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। ये बहुत महत्वपूर्ण है और किसकी पंक्तियां हैं, किसके द्वारा कही गई? तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर है, यानी डी ऑप्शन में अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। तो खुसरो की गोरी सोवे शेष पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, उनके गुरु की मृत्यु पर ये कही गई पंक्तियां हैं। आगे बढ़ेंगे हम। देश भाषा में लिखी प्रथम रचना कौन सी? विद्यापति की पदावली है। देश भाषा में लिखी प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है और हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को ही माना जाना चाहिए। ठीक उत्तर के रूप में होगा ए विकल्प। ए विकल्प में हम अगर चर्चा करें तो बच्चन सिंह के द्वारा ये उद्भावना की गई। बच्चन सिंह जो है वो प्रथम कवि के रूप में किसे स्वीकार करते हैं? पहली बात तो वो हिंदी साहित्य का प्रारंभ अपभ्रंश काल के माध्यम से मानते हैं, अपभ्रंश काल के माध्यम से मानते हैं, और वास्तविक रूप से देश भाषा से ही वह हिंदी साहित्य की परंपरा का प्रारंभ मानते हैं, इसलिए वो विद्यापति को प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। तुलसीदास के भी 200 वर्ष पूर्व जिस परंपरा में विद्यापति रचना कर रहे थे वो देश भाषा से ओतप्रोत थी। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न ही भक्तों की तरह दिव्य, या तो न तो उसमें वायवीयता है और न ही दिव्यता। वो क्या है? वह सामान्य धरातल पर विशिष्टता का द्योतक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा और बच्चन सिंह के द्वारा इसको सही कहा गया। रोमांटिक तरह के चश्मे, अध्यात्म के चश्मे आजकल लगाकर लोग विद्यापति जैसी पदावली को भी भक्त परंपरा के अंतर्गत मानने लगे हैं। इस तरह की चर्चा शुक्ल जी के द्वारा पहले ही की जा चुकी है। कीर्तिलता की रचना कितने पल्लवों में हुई? तो ये पल्लव कुछ और नहीं है, ये खंड है, ये भाग है, ये अध्याय है, ये सर्ग है। तो हर एक रचनाकार इस कुछ ना कुछ नया कहने के प्रयास में रहता है। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा। कीर्तिलता की रचना जो है वो किसमें है? 4 पल्लवों में की गई है, यानी 4 अध्यायों खंडों में की गई है। आगे बढ़ेंगे हम, 6 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। विद्यापति के पदों को नागिन की लहर जो मोहक और मदमस्त करने के लिए पर्याप्त है, इस तरह की बात कहने वाले आधुनिक काल के कवि छायावाद के स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। हमारे साथ जुड़े हुए जो हिंदी साहित्य के बैचेज हैं उनमें आप अपनी सहभागिता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर संपर्क कर सकते हैं। हम बिल्कुल ठीक उत्तर में बात करेंगे कि विद्यापति के जो पद लगभग सबके सब वैष्णव पद या भजन हैं और सभी हिंदू बिना किसी काम भावना का अनुभव किए विद्यापति की पदावली के पदों का गुणगान करेंगे।
बस इसी को आध्यात्मिकता का चश्मा पहनना, इसी को आध्यात्मिकता का चश्मा पहनना कहा है हमारे शुक्ल जी ने। बिल्कुल ठीक उत्तर एक ऑप्शन होगा। ये डॉक्टर ग्रियर्सन या जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया 1888 में, जिन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान दिया। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। हम जिन कथनों पर मित्रों चर्चा कर रहे हैं वो सारे के सारे कथन एक स्थान पर आपको नहीं मिलने वाले, इसलिए ये मात्र प्रश्नावली नहीं है, ये पूरी तरह से सार है, पूरी तरह से अध्याय विश्लेषण है। इसीलिए हमने इसको खंडशः रखा है, मिश्रित प्रश्नावली को नहीं वर्णित किया। तो इसको मात्र प्रश्नावली अगर आप मान रहे हैं तो ये आपका भ्रम है। बिल्कुल ठीक, हम देखेंगे 9 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर, यानी जयदेव का जो चंद्रालोक है, जयदेव का कौन सा ग्रंथ है? चंद्रालोक। और भाषा इसकी क्या है? इसकी भाषा है संस्कृत। संस्कृत और 10वीं शताब्दी में यह लिखा गया। तो इसी ग्रंथ से ही जुड़ा हुआ या इसी ग्रंथ से प्रभावित है विद्यापति की पदावली। पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर अपनी कोकिल कंठता के कारण, यानी मधुर कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो ये जो कथन कहा गया ये बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी उनको कोकिल कंठ या मैथिल कोकिल की उपाधि से अलंकृत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपके समक्ष वर्णित किया। आगे बढ़ेंगे हम। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि, सिद्धवाक यानी वाक जो आवाज है उनकी, उसकी सिद्धि है जो श्रृंगार रस को मीठी मधुरता धुन के साथ गा सकती है। ठीक उत्तर होगा सी ऑप्शन, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि विद्यापति को कहकर संबोधित किया। अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे, किस आश्रयदाता के अंतर्गत विद्यापति दरबारी कवि नहीं थे? ठीक है, देव सिंह, कीर्ति सिंह, लक्ष्मण सिंह, पद्म सिंह। इसमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा, यानी लक्ष्मण सिंह। ये इनके संज्ञान में, इनके आश्रय में उन्होंने कविता नहीं करी। देव सिंह, कीर्ति सिंह जिसकी चर्चा मिलती है, और पद्म सिंह। कुल मिलाकर के लगभग 14 आश्रयदाताओं के संग रह करके उन्होंने काव्य क्षेत्र को अपनी सुषमा प्रदान की। दूसरी बात, 3 रानियां हैं, 3 जो रानियां हैं उनके आश्रय में भी रह करके उन्होंने महत्वपूर्ण चर्चा की, या उनके भी सलाहकार के रूप में उन्होंने काव्य लेखन किया। आगे बढ़ेंगे हम। विद्यापति की पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। तो खजुराहो के मंदिर क्या है? खजुराहो के मंदिर वात्स्यायन के काम सूत्र पर आधारित है, जिनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो काम की गतिविधियां हैं उनको दर्शाने के लिए चित्र और मूर्तियों की स्थापना की गई है। तो यदि आप उनको भी देख करके आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं तो यानी आपने वास्तव में आध्यात्मिक ढंग का चश्मा पहन रखा है। जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन। यही बात हमारे महत्वपूर्ण साहित्यकारों ने की। विद्यापति के लिए विवाद खड़ा होता है, उनको भक्त कवि और श्रृंगारी, उनको भक्त कहा गया, उनको श्रृंगारी कहा गया और उनको रहस्यवादी कहा गया। तो यहां से आप जो हम कथन पढ़ रहे हैं उन कथनों के माध्यम से आप ये बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से कवि ने क्या कहा। तो शुक्ल जी, बच्चन सिंह, ये 2 तथ्य तो आपको समझ में आ गया कि इन्होंने श्रृंगारी कवि के रूप में उन्हें जाना। आगे बढ़ेंगे हम। विद्यापति का कौन सा ग्रंथ संस्कृत में नहीं है? तो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कीर्तिलता अवहट्ट में लिखा गया और यही ग्रंथ उनका संस्कृत में, कीर्तिलता उनका जो ग्रंथ है वो अवहट्ट में लिखा गया। बी ऑप्शन संस्कृत में नहीं है। इसके अतिरिक्त जो गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्वसार, जो मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया, ये तीनों ही ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। विद्यापति का उपनाम नहीं है। अभी हमने उनकी कोकिल कंठता की चर्चा की, तो कवि कंठहार ये तो बिल्कुल ठीक होगा। कवि शेखर बिल्कुल ठीक। मैथिल कोकिल अभी हम देख आए हैं जो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा। जयदेव नहीं था।
लेकिन अगर जयदेव की चर्चा करें तो इस जैसा नाम था, और वो नाम था अभिनव जयदेव। क्या नाम था? अभिनव जयदेव। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे हम। अगला प्रश्न हमारे समक्ष है, जी हाँ, यहाँ पे आप हमारे नए बैचेस की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक, वही मेरा प्रश्न आ गया जिस पर मैं बार बार चर्चा कर रहा था। शुक्ल जी का कथन है, मंझे हुए हमारे शुक्ल जी के द्वारा कहा गया, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यानी कोई भी लगा सकता है। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया और विद्यापति के पदों को भी। तो ये शुक्ल जी का कथन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कथन की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। 16 नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे, विद्यापति को किसने श्रृंगारी कवि नहीं कहा? 2 नाम तो मैंने आपको बता ही दिए थे, इसमें रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह थे। यहां से 2 नाम हमें और मिल जाएंगे जो श्रृंगारी कवि नहीं मानते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ए ऑप्शन। श्रृंगारी कवि न कहकर श्याम सुंदर दास उन्हें भक्त कवि के रूप में मानते हैं। तो ये क्या कहते हैं, श्रृंगारी न मानकर भक्त कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसी परंपरा में ही ग्रियर्सन का नाम भी आता है। तो ये 2 तथ्य, ये 2 बिंदु हमको यहाँ से मिल जाते हैं। बेनीपुरी महोदय, रामचंद्र शुक्ल, हरिप्रसाद शास्त्री उन्हें श्रृंगारी कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। यहां से हम खुसरो की चर्चा करेंगे, खुसरो से जुड़े हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। जी हाँ, एक सेकेंड, हाँ, अब्दुल हसन। तो अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, यहां पे अगर हम यमीनुद्दीन भी लगा देते, यमीनुद्दीन खुसरो, तो ये उनका पूरा नाम हो जाता है। और रहने वाले कहाँ के थे? दिल्ली के। दिल्ली इनका जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा दिल्ली कर्म क्षेत्र के रूप में रहा, और वहीं पर इन्होंने लगभग कहीं कहीं 7 मिलता है, 7 और कहीं कहीं 11 मिलता है। ठीक है, 11। तो 7 या 11 दोनों ही हम यहाँ पे मान सकते हैं। लगभग राजाओं का राज्यारोहण दिल्ली पर बैठते हुए लोगों को उन्होंने देखा। तो बिल्कुल ठीक उत्तर यहाँ पे डी ऑप्शन था। अब्दुल अमीर खुसरो के शिष्य किसके शिष्य थे? तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया की ही मृत्यु पर उनके द्वारा कहा गया कि महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ही उन्होंने कहा कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। अमीर खुसरो को अवधी भाषा, ध्यान देना है, बिल्कुल भी यहाँ पे घबराना नहीं है, अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा गया। तो बात कर लेते हैं हम 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास में खड़ी बोली के लिए। तो हम जान सकते हैं जो मानक भाषा वर्तमान समय में है, उस मानक भाषा खड़ी बोली का प्रथम कवि हम किसे मानते हैं? खुसरो को ही मानते हैं। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या है, अवधी का प्रथम कवि किसने माना? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अवधी का जो प्रथम कवि है वो मानने वाले सी ऑप्शन यानी रामकुमार वर्मा जी हैं। रामकुमार वर्मा ने अवधी के प्रथम कवि के रूप में खुसरो को माना। अमीर खुसरो की रचना नहीं है, महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए, जिसमें खालिक बारी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 2 सुखने, अमीरनामा, गजल, अमीरनामा जैसी ग्रंथ कुछ था ही नहीं। 2 सुखने, गजल और खालिक बारी, ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि माना गया। तो आदि कवि का मतलब होता है प्रथम कवि या पहला कवि। तो बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। उनके काव्य में उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। बिल्कुल ठीक, उक्ति वैचित्र यानी वैचित्र जो है विचित्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग उनके द्वारा है। उन्होंने दिल्ली के तख्त पर 15 शासकों, ये गलत है। अगर 7 होता या 11 होता तो एक बार इसको मान सकते थे, 15 निहायती गलत है और यही उत्तर भी सही होगा। खुसरो संगीत में कव्वाली, तराना, गायन और सितार वादन यानी वाद्य यंत्रों के जन्मदाता के रूप में भी हम इनको जानते हैं। तो बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो यहाँ पे खुसरो से संबंधित नहीं है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक था, बहुत महत्वपूर्ण है और शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये कथन हमें
देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। मोरा जोबना भयो नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मुरी माल। खुसरो जी की पंक्तियां हैं। बी ऑप्शन ठीक उत्तर के रूप में रहेगा। मीर खुसरो का जन्म किस स्थान में हुआ? तो जन्म आपको बताना है। दिल्ली जो उनका था वो तो कर्म क्षेत्र था, मैंने आपको बताया दिल्ली जो था वो उनका कर्म क्षेत्र था, ना कि जन्म स्थान। तो यहां से आपको बिल्कुल ठीक उत्तर आपको बताना है। और दिल्ली से जुड़ा हुआ ही यहाँ पे एटा है। एटा जो है वो उनका जन्म क्षेत्र है, जन्म स्थान है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हमने आपको कुछ तथ्य बताए। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। हमारे कुछ बैचेज हैं, उनके द्वारा उनके साथ जुड़ करके जो भी हमारे जो मित्र बंधु हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक आवश्यक कार्य ये हो जाता है, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब 3 काम अवश्य करें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो हमारे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए भी आप वो दबा सकते हैं।